चलो भाई। अच्छा लड्डू भी ले रहे तुम तो, बाद में देखेंगे अभी नहीं। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे। भाई हम पढ़ रहे थे नंबर्स ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनखंड। समझ गए बात को? हम ये चीज पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? उसमें हमने पढ़ लिया था कि एक तो पढ़ लिया था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है। एक चीज तो हमने पढ़ ली थी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर। तो इसमें बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में यानी कि गुणनखंडों की कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ गया था ये चीज? ठीक है। तो ये चीज तो तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो चुका था। ठीक है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? दूसरी चीज हमने पढ़ी थी सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कुल गुणनखंडों का योग। सम ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। तो कुल गुणनखंडों के योगफल में भी कोई दिक्कत नहीं थी किसी को, वो भी समझ में आ गया था सबके। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? तीसरा पॉइंट था हमारा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है। चौथा पॉइंट था सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। ये भी क्लियर हो गया था। ठीक है। पांचवा पॉइंट था टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स। ठीक है। और छठा पॉइंट हमारा क्या था? सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। तो यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो चुकी थी उस दिन। ठीक है ना, पिछली क्लास में। तो ये 6 पॉइंट हमारे बिल्कुल एकदम से अच्छे से क्लियर हुए थे। ठीक है। तो आज जो चलेगा हमारा वो क्या चलेगा? 7वां पॉइंट यानी कि 7वां जो क्वेश्चन पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स विच विच आर मल्टीपल ऑफ एन। मल्टीपल ऑफ एन यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या जो किसी एन नेचुरल नंबर, एन क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है कि उसके गुणज हो। ठीक है ना, कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए जो किसी एन नंबर के क्या हो? मल्टीपल हो यानी कि गुणज हो। ठीक है। और हमारा जो 7वां के बाद 8वां पॉइंट होगा वो यही होगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल और ऑफ एन। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स which are मल्टीपल ऑफ एन। ठीक। और जो नोवा जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है भाई। तो हमें ये पढ़ना है आज। ठीक है। एक तो 7वां पॉइंट और एक 8वां पॉइंट और एक 9वां पॉइंट, ये 3 पॉइंट हमारे बच गए थे पिछली क्लास में। ठीक है। तो यहां तक तो बताओ कोई दिक्कत नहीं? 6 पॉइंट तक, 6 क्वेश्चनों तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ एन यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए जो एन के गुणज हो। ठीक है। फिर है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एन यानी कि कुल गुणनखंडों का योगफल बताइए जो एन के गुणज हो। और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। ठीक है। तो समझिए कि एक ही एग्जांपल से चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं एक ही एग्जांपल उठा रहा। ठीक है। चलिएगा। तो एग्जांपल था हमारा 2160। ये हमारा एग्जाम्पल है 2160। तो मेरा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भाई हमारा कि कुल गुणनखंडों की संख्या जो 18 के गुणज हो। तो टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स
विच आर मल्टीपल ऑफ 18। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई मेरा। ठीक है, कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 18 के गुणज हो। ठीक है, ये समझिए। तो इसको कैसे निकाल लोगे, ये चीज बतानी है हमें। बताओ जल्दी कैसे करोगे। हेलो, हाँ जी, नमस्ते अंकुल जी। हेलो, अरे हाँ, चलो भाई ध्यान दो यहाँ पे। दिमाग में कुछ और थी, निकल कुछ और गया, है ना। चलो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 18 के गुणज हो। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब ध्यान दो, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2160 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका मैंने बताया था आपको। 2160 यानी कि इस जीरो का मतलब क्या है भाई, 2 गुना 5। इस जीरो का मतलब क्या है, 2 गुना 5। और ये जो 216 दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब है 6 की पावर 3, है ना। और 6 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 3, 6, 6 की पावर 3। ठीक है भाई, ऐसे लिख सकता हूं। तो इसका मतलब 2 की पावर 3 यहाँ पे है, और एक 2 की पावर 1 ये, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 1। तो अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने इसके। ठीक है, तो क्या होगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। और हमें निकालना क्या है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए जो 18 के गुणज हो। किसके, 18 के गुणज हो। अब मुझे एक बात बताओ, 18 बनाने के लिए या 18 का मल्टीपल बनाने के लिए 2 की और 3 की मिनिमम पावर कितनी होनी चाहिए, बताओ जल्दी। भाई 18 का मतलब है कितना होता है, 18 का मतलब 2 नंबर 18, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर। बोलो भाई, 18 बनाने के लिए या 18 का मल्टीपल बनाने के लिए, 18 का गुणज बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर मुझे 1 चाहिए और 3 की मिनिमम पावर मुझे 2 चाहिए। बात समझ में आई। ठीक है, 18 या 18 का मल्टीपल बनाने के लिए। ठीक है, तो मुझे इसी के निकालने, इसी के कि जो 18 के गुणनखंड हो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां से कि 18 बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए, तो इसमें से 2 की पावर 1 मैंने पहले ही बाहर निकाल ली, और 3 की मिनिमम पावर मुझे 2 चाहिए, तो गुणा 3 की पावर 2 मैंने पहले ही बाहर निकाल ली, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इंटू, अब ब्रैकेट में क्या बचा हमारे, तो यहां पे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 की पावर 3 इंटू क्या बचेगा, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई डाउट है क्या। ठीक है, कि हमें 18 या 18 का मल्टीपल बनाना है, तो मैं पहले ये चेक कर लूंगा कि 18 का मतलब है 2 नंबर 18, यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 3 की पावर 2। तो 18 बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए और 3 की मिनिमम पावर 2 चाहिए। तो मैंने 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 मैंने बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मुझे निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इस जो मटेरियल जो हमारे पास है, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी बात लिखी हुई है, अगर मैं इसके गुणनखंड निकाल लूं और प्रत्येक में मैं 18 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो सारे के सारे 18 के मल्टीपल बनेंगे कि नहीं। ठीक है ना, तो यानी कि जितने गुणनखंड इसके होंगे उतने ही 18 के मल्टीपल बनेंगे। बात समझ में आई। तो गुणनखंड निकालने के लिए मैंने तुम्हें बता रखा ना कि जो पावर होती है ना, पावर, जो पावर होती है, तो पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखो, मैं बोल लूंगा 4। यहां पे 1 लिखा हुआ है, इसको क्या बोल लूंगा 2। यहां पे 1 लिखा हुआ है, इसको क्या बोल लूंगा मैं 2, और मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ऐसे गुणनखंड जो 18 के गुणज हो तो वे टोटल 16 है। समझ के बात को। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 16 आंसर आ गया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे समझ। चलो फिर, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा यहाँ पे, एक तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर 18। क्या नहीं समझ में आया, 2 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ दो, 4 लिख दिया।
एक में एक जोड़ दो 2 लिख दिया, एक में एक जोड़ दो 2 लिख दिया। मैंने कहा पावर में एक का जोड़ कर मल्टीप्लाई करनी, ठीक है ना, समझ गए बात को। तो कितना आ गया 16 आ गए, तो 16 फैक्टर बनेंगे इसके, और जितने 16 फैक्टर होंगे प्रत्येक में मैं 18 की मल्टीप्लाई कर दूं तो रहेंगे तो 16 ही ना वे भी, लेकिन बस इतना होगा कि वे 18 के मल्टीपल बन जाएंगे, समझ गए बात को। तो लेकिन नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो संख्या होगी, गुणनखंडों की संख्या होगी, वो तो 16 ही रहनी है, समझ गए बात को। तो अगला क्वेश्चन समझिए, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 18, ठीक है ना, कि कुल गुणनखंडों का योगफल बताइए जो 18 के मल्टीपल हो। तो मैंने कहा कि भाई 18 का मल्टीपल बनाना है तो 2 की पावर मिनिमम 1 चाहिए और 3 की पावर मिनिमम 2 चाहिए अगर तुम्हें 18 का मल्टीपल बनाना है, ठीक है ना। तो जब भी हम योगफल निकालते हैं तो हम कहां तक चलते हैं, 2 की पावर 4 तक जाएंगे, ठीक है, 3 की पावर 3 तक जाएंगे, 5 की पावर 1 तक जाएंगे। लेकिन 2 को शुरुआत जो करेंगे हम 2 की पावर 1 से करेंगे, 2 की पावर 0 से नहीं करेंगे, क्योंकि 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए, तो शुरुआत भी 2 की पावर 1 से होगी। बात समझ में आई। तो 3 की पावर 0 से शुरू नहीं करनी, 3 की पावर 2 से शुरू होगा, क्योंकि हमें मिनिमम पावर 3 की 2 चाहिए। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक किसी को, ठीक है। तो अब बस कर दो काम को कि 2 की पावर 4 तक जाना है, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, क्लियर होगी बात, इनटू अब 3 की पावर 2 से शुरू होगा और 3 की पावर 3 तक जाना है, 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, ठीक है, इनटू 5 का तो कोई जिक्र नहीं है इसमें, तो 5 की पावर 0 से ही शुरू करना, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 तक जाना है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तरीका समझ में आ रहा है, इनका यूज करना सेम जब क्वेश्चन में कराऊंगा प्रीवियस के, ठीक है। अब ध्यान दो, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 और 2 की पावर 3 का मतलब 8, 16 और 8 24, 24 और 4 कितना 28 और 2 30, तो यहां पे कितना मिल गया हमें 30 मिल गया भाई, ठीक है। 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 और 9 कितना हो गया 36, तो यहां पे कितना मिल गया 36। यहां पे है 5 की पावर 1 5, 5 और 1 6, यहां पे 6 मिल गया। सबकी मल्टीप्लाई कर दोगे 36 दिए 108 होता है, यानी कि 1080 भाई, 108 1080 की मल्टीप्लाई जब 6 में करोगे तो कितना बनेगा 0 6 48 का 8 का 4 4 6 कम 6 6480 है क्या तुम्हारा सबका, बोलो मल्टीप्लीकेशन कितनी आ गई 6480, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, जल्दी नोट कर लो। तो योगफल निकाल लिया हमने, ठीक है, यही आ रहा। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। बस हमें देखना जिसका मल्टीपल बनाना है कि उसमें कितनी पावर कितनी चाहिए, मिनिमम पावर कितनी चाहिए किसकी, बस उसी से अंदाजा होगा तुम्हें, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हो गया भाई यहां तक, चलो आगे बढ़ो भाई। देखो 7वां पॉइंट समझ में आ गए सबके, 8वां बचा क्या, 1 पॉइंट बच गया 9वां, ठीक है। और ये बड़ा सबसे आसान है। अब ध्यान दो, यहीं पर बता दूं, अगर हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये 9वां पॉइंट है, हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये सबसे आसान है, कुछ नहीं करना। जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, ये किया ना 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 5 की पावर 1, तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। ये 2 कितनी बार आया होगा, 4 बार आया होगा, तो 2 भाई 4 बार आया, तो 4 तो 2 ही आ गए, ठीक है। ये 3 कितनी बार आया, 3 3 बार आया, तो ये 3 बार आया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये 5 कितनी बार आया,
ये एक बार आया तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, मुझे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या चाहिए। हमारा ये जो 2 दिखाई दे रहा ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और ये 2 4 बार आया तो मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, ये 3 एक अभाज्य संख्या है, और ये कितने बार आया, 3 बार आया तो 3 लिख दिया। ठीक है, ये 5 भी एक हमारी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, ये कितने बार आया, एक लिख दिया। सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई होगा, नहीं प्लस होगा भाई, प्लस ही होगा। 4 और 3 7 और 1 8, सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो 8 हो गया हमारे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितना हो गए, 8 हो गए। मल्टीप्लीकेशन तो उसमें होना था ना गुणन, उसमें, इसमें प्लस होगा केवल। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, कोई डाउट है किसी को? क्लियर होगी बात? ठीक है, मैं तुमसे पूछ लूं कोई एग्जांपल देके, जैसे कि ये दे दिया मैंने 200, और मैंने पूछ लिया 200 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 200 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 25 अट्ठे 200, यानी कि 2 की पावर 3 8, और इंटू 25 यानी कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। ठीक है ना, 25 अट्ठे 200, यानी कि ये 2 जो है हमारा, ये एक प्राइम नंबर है कि नहीं, ये 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। ये कितने बार आया, 3 बार आया। ये 5 भी एक प्राइम नंबर है, कितने बार आया, 2 बार आया। तो 3 और 2 5, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 5 है, इसका मतलब आंसर। समझ गए बात को? तो ये चीज करना है अभाज्य गुणनखंडों में। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है बात? तो हमारे 9 के 9 पॉइंट समझ में आ गए तुम्हारे। ठीक है, अब कुछ मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वो करने हैं तुम्हें। ठीक है, करोगे? चले आगे, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1, 10,500, 10,500 के। तो पहला क्वेश्चन मैं इसमें पूछ रहा हूं, 10,500 के कुल फैक्टर, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, एक तो ये बता दो। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, ये बता दो सम गुणनखंड। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है मेरा विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई मेरे, कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। कुल कितने कुल गुणनखंड है, कुल कितने सम गुणनखंड है, कुल कितने विषम गुणनखंड है, ये बताना है आपको। ठीक है, देखो समझो, सबसे पहला काम क्या करोगे, बोलो जल्दी, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बाद में 2 जीरो है तो इसका मतलब 2500 का 100, यानी कि 2 गुणा 5 की पावर 2 और की पावर 2, 2500 का 100 हो गया ना। ठीक है ना, ये 105 है, 105 का मतलब कितना होता है, 15 सत्ते 105। 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5 और गुणा 7। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे इस तरीके से। अब ये बताओ 2 की पावर मिनिमम कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 ही है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो 3 की पावर मिनिमम कितनी है, 1 ही है, तो इंटू 3 की पावर 1, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 की पावर कितनी है भाई, 5 की पावर 3 हो जाएगी, 5 की पावर 3, और 7 कितनी बार है, 1 बार, 7 की पावर 1, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं किसी को। ठीक है, अब चलिए, अब हमें अगर निकालना है कुल गुणनखंडों की संख्या, क्या निकालना है भाई, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे निकाल लोगे, जो हमें पावर दिखाई दे रही है उसमें 1 जोड़ लोगे। अरे 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना, 3, 1 में 1 जोड़ोगे कितना, 2, 3 में 1 जोड़ोगे कितना, 4, इस 1 में 1 जोड़ोगे कितना, 2। तो कुल गुणनखंड चाहिए तो मल्टीप्लाई करोगे, बीच में क्या करोगे, मल्टीप्लाई, इनमें कर दो मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया भाई, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 दूनी 48, तो 48 आ गया, यानी कि कुल गुणनखंड कितने हैं, 48 है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, यहां तक समझ में आ रही बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो कुल गुणनखंड निकाल लिया हमने,
पावर में एकक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं अगर सम गुणनखंड की, तो तुम अच्छे से जानते हो कि सम गुणनखंड यानी कि दो के की फॉर्म में होगा सम संख्या। सम संख्या दो के की फॉर्म में होगा, यानी कि दो की मिनिमम पावर एक चाहिए सम बनाने के लिए, है भाई। दो की मिनिमम पावर कितनी चाहिए? एक चाहिए किसी भी संख्या को सम बनाने के लिए। ये बात समझ में आई? तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, पहले ही मैं एक दो बाहर निकाल लू, दो की पावर एक बाहर निकाल लू भाई, निकाल ली बाहर। तो बाहर निकालने के बाद जो बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा अंदर? अंदर बचेगा दो की पावर एक इंटू तीन की पावर एक इंटू पांच की पावर तीन इंटू सात की पावर एक। तो इसका मतलब हमें इस मटेरियल का जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसके गुणनखंड निकाल दो, ठीक है। जितने भी हो गए और प्रत्येक में मैं दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सारे के सारे सम ही बनेंगे ना, तो गुणनखंडों की संख्या तो सेम ही रहेगी जितनी यहां होगी, ठीक है। तो यानी कि हमें कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सिंपल हो गया कि भाई दो की पावर एक है तो एक पावर में कितना जोड़ दोगे? एक जोड़ दोगे, दो आ गया, इंटू इसमें एक में दो जोड़ दो, एक और जोड़ दोगे तो कितना आ गया? दो आ गया। इस तीन में एक जोड़ दोगे तो कितना आ गया? चार आ गया। और इस एक में एक जोड़ दोगे तो कितना आ गया? दो आ गया। सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो दो दूनी चार, चार चौक 16 दूनी 32, तो कितना आ गया? 32 आ गया। कोई डाउट तो नहीं? अब अरे यार कैसे, कितनी बार बताई मैंने तुम्हें ये बात कि इस मटेरियल के अंदर जितने भी गुणनखंड बनेंगे सब में अगर मैं दो की मल्टीप्लाई करता हूं तो सारे के सारे सम होंगे, लेकिन गुणनखंडों की संख्या सेम रहेगी। कितनी बार बताई ये बात मैंने? तुम घर पे जाकर पढ़ नहीं रहे इसका मतलब, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया? 32 आ गया। अब एक तरीका तो यह है कि कुल गुणनखंडों में से सम गुणनखंड घटा दो तो विषम गुणनखंड बच जाएंगे, है ना। 48 में से 32 घटा दो, कितना बचेगा? 16। तो 16 होंगे हमारे विषम गुणनखंड। या फिर एक तरीका ये है कि तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, मैंने कहा था तुम्हें कि विषम गुणनखंड अगर निकालने हैं तो दो का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए वहां पे। बात समझ में आई? यानी कि दो को बिल्कुल इग्नोर कर दो, दो को बिल्कुल इग्नोर कर दो। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हमने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, यानी कि केवल और केवल इसके निकालने तुम्हें गुणनखंड। तो एक को क्या लिखोगे? दो। इस तीन को क्या लिखोगे? चार। और इस एक को क्या लिखोगे? दो। सब की मल्टीप्लाई कर दो, चार दूनी 8 दूनी 16, तो कितने आ गए? 16 ही आए कि नहीं? बात समझ में आ रही? कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ गया भाई? अब फटाफट क्वेश्चन करते जाओ, नोट कर लो फटाफट। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाई मेरा 3600 के कुल कितने गुणनखंड है? कुल कितने गुणनखंड है? 3600 के कुल कितने गुणनखंड है? ए ऑप्शन 42, बी ऑप्शन है 43, सी ऑप्शन है 44 और डी ऑप्शन है हमारे 45। बताइएगा कुल कितने गुणनखंड है 3600 के? ये क्वेश्चन है भाई मेरा। फोर्टी 3600 के कुल कितने गुणनखंड है? ठीक है, ठीक है भाई। अब ध्यान दो, अब ध्यान से सुनना। देखो पहली बात तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं छोटी सी, कि मैं ना 42 को देखते ही काट दूंगा, 44 को देखते ही काट दूंगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, ये तो 43 है 45 है। देखो क्यों काटा मैंने, क्या वजह थी भाई? मुझे ये पता है कि हम जो है ना कुल गुणनखंड जब निकालते हैं तो पावर में एक जोड़ते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं। अब मुझे ये पता है कि ये 3600 तो यार एन स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, एन स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, यानी कि एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात समझ में आई? एन स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी कि एन क्या होगा यहाँ पे? कोई अभाज्य संख्या होगी, है ना। मतलब जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो प्राइम बेस जो होगा, प्राइम बेस, प्राइम आधार जो होगा उसकी पावर हमेशा इवन होगी, होगी कि नहीं? क्योंकि ये एन स्क्वायर की फॉर्म में तो पावर तो इवन है।
अगर पावर हमारी इवन है तो मैं जब एक जोड़ दूंगा तो ओड बनेगी पावर, और अगर पावर ओड बनेगी तो मैं ओड संख्या होगी, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट भी ओड मिलेगा। तो इसका मतलब रिजल्ट जो भी होगा वो हमारा ओड होगा, तो इसका मतलब इवन तो हो ही नहीं सकता, इवन तो हो ही नहीं सकता। तो दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही काट दिए। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो इस तरीके से अब ध्यान दो, ये 3600 हमारा एन स्क्वायर की फॉर्म में है, इसका मतलब है ना। अब ध्यान दो 3600 के तुम्हें अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो दो जीरो को देख के 2 की पावर 3 25, वो 8 25 अट्ठे 200, 5 का स्क्वायर 2 जीरो को देख के, क्लियर होगी बात। और 9 चौक 36, यानी कि 2 का स्क्वायर ये और 3 का स्क्वायर ये। बोलो बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, अब यहां से मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा। यहां पे मैं क्या लिखूंगा 3600 के लिए, ये 3600 हो गया हमारा। 2 की पावर कितनी होगी भाई? 5। 2 की पावर कितनी? 5, और 3 की पावर 2, और 5 की पावर 2। बोलो बात समझ में आई क्या? ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 और 2 4, 3 और 2 5 है, तो 3 और 2 देखो, ये 100 था, 100 का मतलब क्या है? 25 अट्ठे, ओ सॉरी सॉरी 25 अट्ठे 200 है, मैं 100, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? 2 हो गया पावर, ठीक है ठीक है। मैं 25 अट्ठे 200 बोल रहा, 25 का 100 तोड़ना था, ठीक है ना। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, और 5 का स्क्वायर 25, 25 का 100 यानी कि 2 की पावर 4 होगी भाई, ठीक है। मैं ये देखना चाह रहा था किसकी नजर है, 2 की पावर 4 होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं अब? ठीक है, चलो। तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। देखो प्राइम बेस जितना भी दिख रहा तुम्हें, ये प्राइम बेस जो है, ये 2 ये भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। सबकी पावर जो होगी वो इवन है क्या? सबकी पावर इवन है क्या? ओड तो नहीं है ना पावर, सबकी पावर इवन है। अगर मुझे टोटल फैक्टर चाहिए, टोटल फैक्टर निकालने हैं, टोटल फैक्टर्स, तो मैं क्या करूंगा? पावर में 1 जोड़ दूंगा 5, पावर में 1 जोड़ दूंगा 3, पावर में 1 जोड़ दूंगा 3, तो 5 तिये 15 तिये 45, तो कितना आया? 45। तो यानी कि अगर पावर जो है हमारी इवन है सारी की सारी, जब मैं 1 जोड़ूंगा तो सारी की सारी ओड बनेगी, और ओड का रिजल्ट जो होगा वो ओड ही होगा, इसलिए मैंने ये इवन वाला ऑप्शन काट दिया था। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि प्राइम बेस की पावर इवन बनेगी यहाँ पे। कोई डाउट है किसी को? ठीक है, चलिए। तो 45 आंसर आ गया, नोट कर लो फटाफट जल्दी से। हो गया भाई सबका? चलो पूछो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, 360 के कुल विषम गुणनखंड बताए। विषम गुणनखंड, कुल विषम गुणनखंड बताओ जल्दी से फटाफट, इतना टाइम नहीं है। कितने? 6 भाई। और किसी का आया जवाब? और किसी का जवाब आया क्या? कितना आया? तुम्हारा जवाब नहीं आया? 6 है, नहीं आया? 6 आंसर आना चाहिए भाई। 360 में देखो, एक जीरो के लिए 2 गुणा 5 हो गया, एक जीरो के लिए 2 गुणा 5 36 का मतलब 9 चौक 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 और 2 गुणा 5 यानी कि 2 की पावर 3 हो गया क्या 360 का मतलब? 2 की पावर 3, ठीक है ना, और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे चाहिए विषम गुणनखंड, और विषम के लिए इसका मतलब 2 को इग्नोर करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? यानी कि 2 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो केवल इसका निकालना है तुम्हें। तो टोटल ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल ऑड फैक्टर्स है ना, टोटल ऑड फैक्टर्स। तो 2 में 1 जोड़ दो 3, 1 में 1 जोड़ दो 2, तो 3 दूनी 6। बोलो कितना सरल हो गया, आसान हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रहा? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लू? नोट कर लिया सबने? कर लिया? अब तो लिख लो, अपना आप लिख लो ना, सब कुछ छापते रहोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई मेरा 4200 के टोटल इवन फैक्टर्स। टोटल
इवन फैक्टर्स, कुल सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। 42 हो गए टोटल इवन फैक्टर्स, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा। देखो कौन जल्दी बताओगा। हम्म 36, वेरी गुड। 36 आंसर आ चुका। तो 4200, तो 2 जीरो को देखते हैं। 2500 का 100, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 2500 का 100। 42 का मतलब 7 छंग 42, 2 गुना 3 6 और गुना 7। ये तोड़ दिया भाई मैंने सब कुछ। पता नहीं तुम कैसे करो प्राइम फैक्टराइजेशन भी, है ना। तो 4200 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना ना, तो हम केवल इतना काम करेंगे। 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 एक ही है, इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1 कर दिया भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इस तरीके से करना। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इवन। मुझे क्या चाहिए भाई, इवन फैक्टर चाहिए। और इवन बनाने के लिए 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए, 2 की मिनिमम पावर 1 चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या कर लूंगा, 1 2 की पावर 1 मैं बाहर निकाल लूंगा। तो क्या बचेगा, 2 की पावर 2 अंदर, अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। बोलो बात सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। हालांकि तुम्हें एग्जाम में इस तरीके से लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, समझाने के लिए मैंने बोल दिया। ये चीज सब कुछ मेंटली करना तुम्हें। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो अब हमें करना क्या होगा, इसका निकालना बस। जो ये तुम्हें अंदर ब्रैकेट के अंदर दिख रहा ना, इसके फैक्टर देख लो कितने बनेंगे। 2 को लिखोगे 3, 1 को लिखोगे 2, 2 को लिखोगे 3, 1 को लिखोगे 2, क्योंकि एक का जोड़ रहा मैं, एक का ऐड कर रहा मैं सब में। मल्टीप्लाई कर दोगे सबकी, 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, आंसर आ चुका। कोई दिक्कत, समझ में आया। इस तरीके से करना है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो कर दोगे एग्जाम में। पूछ लो अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा 30,030, 30,030 ऐसे ही बनेगा ना। 30,030 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या निकालना, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, संख्या क्या होगी, है ना। ये पूछ लिया भाई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, जल्दी बताइएगा। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। बता दो, जल्दी बता दो। इतना बड़ा जुगाड़ है ये, इतना बड़ा जुगाड़ है नहीं निकलने का। देखो समझिए, मैं बता रहा भाई, 1 जीरो को देख के तुम्हारे दिमाग में घंटी बची 2 गुना 5 की, पहली बात। क्लियर। अब ये 3003 लिखा हुआ है, इधर जीरो को हटा दिया मैंने, 3003 लिखा हुआ है। तो 3003 बनेगा तभी अगर मैं 1001 में 3 की मल्टीप्लाई करता हूं। बोलो बात सही है क्या, 1001 में 3 की मल्टीप्लाई करता हूं। बात समझ में आई। और जो ये 1001 है, ये बहुत ब्यूटीफुल नंबर है ना, क्योंकि यहां से सवाल पूछता है, कई बार पूछा गया 1001 के बारे में। ये जो है ना, 3 अभाज्य संख्याएं 7 11 और 13 का प्रोडक्ट है। 7 11 और 13 3 अभाज्य संख्याएं होती है, 7 11 और 13। और जहां तक मुझे लग रहा कि मैं 1001 के बारे में पहले भी बता चुका तुम्हें कि 1001 एक ऐसी संख्या है कि इसमें अगर तुम 3 अंकों की संख्या की मल्टीप्लाई करते हो तो ये एबीसी 2 बार लिख दो। समझ गए बात को। ये कुछ बताया था मैंने, याद हो तुम्हारे, नहीं बताया, बताया होगा, पता नहीं कौन से बैच में बताया पर, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई, इंपॉर्टेंट है नंबर, ठीक है। तो 1001 का मतलब है 7 गुना 11 गुना 13, और ये 3 इसमें हो गया एक और, तो ये हो गया। और साथ में जीरो का मतलब है 2 गुना 5। बोलो निकाल दिया हमने सारे प्राइम फैक्टराइजेशन, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब बस यहां पे लिख रहा मैं 30,000
30, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 2 कितनी बार आया, एक बार। फिर उसके बाद 3 कहाँ है, ये रहा 3। फिर उसके बाद 5 आवेगा, 5 भी लिख दिया, 5 भी खत्म, 2 भी खत्म, 3 भी। फिर नंबर आया 7 का, फिर नंबर आया 11 का, फिर नंबर आया 13 का। देखो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन सारे। क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं भाई। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ध्यान दो, अभाज्य गुणनखंड तो हो गया, सबकी पावर है कितनी कितनी, 1 1 1 1 1 1। और मैंने कहा कि जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछते तो पावर ही जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, कितना आगे आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं भाई, समझ में आ रहा। बड़ी लंबी सांस ली सवाल होते ही है, समझ में तो आ रहा ना सबके, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। हो गया, कर लिया नोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, 4 की पावर 11 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड, के अभाज्य गुणनखंड। तो कुल अभाज्य गुणनखंड बताने इसके भी, बताओ जल्दी, कौन बताओगा, देखे देखा कौन बताओगा इसके। 4 की पावर 11 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 3 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, बताओ जल्दी। कितने, 30 सबके आगे, 30 आगे भाई सबका, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं किसी को। देखियो जरा, 7 अपनी अधिकतम सीमा तक टूट रहा, 11 भी एक प्राइम नंबर है, क्योंकि जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं ना तो बेस हमेशा प्राइम होना चाहिए, है ना। यहाँ पे 7 बेस जो है प्राइम है, अभाज्य है, 11 भी, लेकिन 4 तो अभाज्य नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब 4 को इसके अधिकतम सीमा तक तोड़ दो जहां तक ये टूटता है, ठीक है ना। तो इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, और इसकी पावर 11। क्लियर होगी बात, तो इसका मतलब ये 11 दूनी 22 हो गया, 2 की पावर 22 हो गया क्या, 2 की पावर 22 हो गया क्या। तो 4 की पावर 11 का मतलब 2 की पावर 22 है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा रिजल्ट ये लिखा हुआ है 2 की पावर 22 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 3। और मुझे कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने, अगर कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने तो हमने बोला पावर को जोड़ दो, पावर को जोड़ दो, जोड़ दो पावर को, तो कितना आ गया 30 आंसर। क्योंकि 2 तो 22 बार होगा, और 7 5 बार होगा, और 11 3 बार होगा, सबको जोड़ दो तो कुल 30 गुणनखंड है। बात समझ में आई, जो अभाज्य है। अब बताओ क्लियर हो गया क्या, ये टॉपिक समझ में आ गया। क्वेश्चन पे करे काम। अब चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ये तो हो गया था ना, 4 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए थे तुम्हें, ये तो करवा दिया था ना, 4 तक हो गया था ना ये भी, कि 12-15 में सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ के बारे में चर्चा हो गई थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 5 से शुरू करना है, इसका मतलब है ना 5 से शुरू करना। चलो 5वां क्वेश्चन फटाफट देखो, नजर मारो उस पर क्या कह रहा है 5वां क्वेश्चन, जल्दी बताओ आंसर अपना। 24 पक्का, पक्कम पक्का, देख लो सबका 24 है भाई। 23 के फैक्टर देख लो एक बार, 23 के, 23 का तो कौन कौन सा होता है, एक हो सकता है या खुद हो सकता है 23, ठीक है। 24 को देख लो, 24 को, 24 के कितने फैक्टर होंगे, ये कह रहा है ना कि 23 24 25 26 में से किसके अपवर्तों की संख्या, अपवर्तक का मतलब है गुणनखंड, भाई इसका मतलब क्या होगा, गुणनखंडी तो है इसका मतलब,
गुणनखंडों की संख्या किसकी ज्यादा है, ठीक है ना। 24 का मतलब है ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और साथ में 8 से भी कटेगा, और फिर 12 से भी कटेगा, और फिर 24 से भी कटेगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 25। 25 किससे कटेगा, 25 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, और 5 का स्क्वायर यानी कि 25 से कटेगा, यानी कि 25 से कटेगा। और किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। फिर मैं देखता हूँ 26। 26 को देखो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, और 26 से कटेगा, और किसी से तो नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो गुणनखंडों की संख्या है यहाँ पे तो 2 है। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितनी होगी, 8 होगी। यहाँ पे कितनी होगी भाई, 3 होगी। यहाँ पे 3 होगी। यहाँ पे कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर होगी बात। तो ये कह रहा कि किसके अधिक अपवर्तक है, तो किसके है अधिक, 8 24 के है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 24 होगा। एक तरीका तो ये था, ठीक है। एक तरीका ये भी हो सकता है इसको निकालने का कि 23 की पावर 1 ही तो है, तो पावर में 1 जोड़ दो, 2 आ गया। तो 23 के कितने हो गए, 2 हो गए क्या, 23 के कितने हो गए, 2, क्योंकि 23 की पावर 1 ही तो है, तो 2। 24 का मतलब होता है 8 3 24, 2 की पावर 3, 8 3 24, 3 की पावर 1। भाई 3 और 1 4, 4 और 2 4 दूनी 8। भाई 3 को लिखोगे 4 और 1 का मतलब 2, 4 दूनी 8, तो 8 फैक्टर देगा ये। बात समझ में आ रही क्या, ये 8 देगा। अब यहाँ पे मैं इसी तरीके से 25 को अगर मैं लिखूं तो 5 का स्क्वायर ही तो है 25, तो 2 और 1 3, तो 3 फैक्टर देगा कि नहीं है, ठीक है। 26 का मतलब है 13 दूनी 26, 2 गुणा 13, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 1 का पावर है तो 2, और ये कितना 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना फैक्टर देगा, 4। क्लियर होगी बात यहाँ पे, 4। तो चाहे तो तुम इस तरीके से लिख के निकाल लो एक एक फैक्टर, फिर काउंटिंग कर लो, चाहे तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पावर में 1 जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि मैंने अभी सिखाया था तुम्हें। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे देख रहा कि किसके अपवर्तों की संख्या अधिक है, तो 8 24 के, तो आंसर 24 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो हर वैरायटी मिलेगी तुम्हें इनमें, ताकि HF LCM से सवाल आए और तुम गलत ना करो बिल्कुल भी। 25 40 और 60 के न्यूनतम सारगुणज और 12 36 और 48 के न्यूनतम सारगुणज बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी है भाई, ठीक है। बताओ आंसर, बताओ आंसर क्या कह रहे हैं, 86,400। अरे कैलकुलेटर से कर दी काम, अच्छा वो अच्छा PDF ले दी, ठीक है। तो 86,400 बता रहे भाई बच्चे। अब ध्यान दो यहाँ पे, हमें ये न्यूनतम सारगुणज का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा। न्यूनतम सारगुणज, समझ रहे बात को, न्यूनतम सारगुणज का मतलब क्या है, यानी कि मिनिमम, सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है, और सबसे छोटा मल्टीपल ही एलसीएम कहलाता है। बात समझ में आई। तो ये न्यूनतम सारगुणज का मतलब है एलसीएम के बारे में कह रहा है, तो ये एलसीएम के बारे में कह रहा। 12 36 और 48 के न्यूनतम सारगुणज, तो ये भी तो एलसीएम ही है, ये भी तो एलसीएम ही है भाई। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 25 40 और 60 का एलसीएम निकालना है, और यहाँ पे 12 36 और 48 का एलसीएम निकालना है, और दोनों को आपस में भिड़ाना है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी, बस आंसर मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। अब देखो एलसीएम निकालने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा तरीका मैं यही बता रहा। तुम 3 नंबर दिखाई दे रहे, तुम 3 में से किसी 2 को पकड़ो पहले, सबसे आसान नंबरों को, जिसका एलसीएम निकालना तुम्हारे लिए आसान हो, ठीक है ना। तो तुम्हें दिख रहा 60 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 60 और 40 का एलसीएम, एलसीएम का मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो 40 से भी घटे और 60 से भी घटे। 120 होगा ना, क्योंकि 60 तो कट नहीं रहा, 60 दूनी 120, 120 40 से भी कट रहा और 60 से भी, तो 40 और 60 का एलसीएम 120 हो गया। लेकिन अब मैं देखता हूं कि 120 में कितने 5 है, 120 में 5 कितने हैं, एक ही तो है, 24 पंजा 120 होता है ना, 24 पंजा 120, तो यानी कि 120 में केवल एक 5 है, और जबकि मेरे पास 25 में 2 5 है, इसका मतलब एक 5 की कमी है इसका मतलब। तो 120 में एक 5 और मिला दो, 5 की मल्टीप्लाई करके कर दोगे, तो 120 गुणा 5 करोगे तो 600 आ गया। तो इसका मतलब इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 600 आ गया। क्या इसका मतलब, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया भाई, 600 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात।
ठीक है, अब मैं इसी तरीके से यहां देखता हूं 12 और 36 का एलसीएम 36 ही होगा, 12 36 का एलसीएम 36 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 48 दिखाई दे रहा तुम्हें। 36 का मतलब है 9 चौक 36, 36 का मतलब है 9 चौक 36, क्योंकि 12 36 का एलसीएम 36 है और 36 का मतलब है 9 चौक 36। क्लियर होगी बात। लेकिन 48 का मतलब है 16 तीय 48, 16 तीय 48। 9 में 3 तो मौजूद है, लेकिन 4 में 16 तो नहीं आया, 4 में 16 तो नहीं आया। तो कितने 16 बनाने के लिए कितने 4 की कमी है? 16 बनाने के लिए कितने 4 की कमी है? एक 4 की कमी है, क्योंकि एक 4 तो मौजूद है, 16 बनाना है तो एक 4 की कमी है। इसका मतलब बात समझ में आ रही? एक 4 की ही तो कमी है। तो 12 36 का एलसीएम 36 था और ये है 16 तीय 48, और 36 का मतलब होता है 9 चौक 36। यहाँ पे 16 तीय 48, 9 में 3 शामिल है, लेकिन एक 4 की कमी है, तो 36 चौक का कर दो। 36 चौक का कितना हो गया? 144, 144। तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम आया वो 144 आ गया। तीनों का एलसीएम कितना? 144। अब 600 की मल्टीप्लाई 140 में ही तो करनी भाई, डबल जीरो वाला आंसर होगा। यहाँ पे एक जीरो खत्म कर दो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे भी 2 जीरो, 2 जीरो तो लग गई सब में, 3 ऑप्शन में। अब मैं देखता हूँ 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4, यानी कि जो सैकड़े वाला होगा वो 4 होगा। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ये गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन में फंस गए भाई हम। अब इन 2 ऑप्शन में से कोई सा एक आंसर है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 6 चौक 24 का 4 का 0 0, 6 चौक 24 का 4 का 2, 6 चौक 24 और 2 26, 2 6 और 2 8, 86,400, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आई नहीं बात समझ में? आई नहीं ना? तो तुम एक काम करो, तुम ऐसे ही निकाल लो फिर अपना जो आसान तरीका है, ठीक है ना। तो 25 लिखा तुमने, ठीक है, 40 लिखा और 60 लिखा। इनका तुम क्या कर दो? प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 40 है, 40 40 का मतलब 5 अठे 40, 2 की पावर 3 और 5, 8 पंजे 40 हो गया। ये 60 है, 60 60 में 0 में 2 गुणा 5 तो है या भाई, 2 गुणा 5 तो है ना 60 में, 2 पंजे 10 है ना, और 2 तिये 6, तो कितना बनेगा? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5। तो तुमने कर दिया ये प्राइम फैक्टराइजेशन। तुम्हें एलसीएम निकालना है। एलसीएम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना, जो कॉमन नंबर होता है उसकी बड़ी पावर लेनी होती है, और जो रेस्ट पार्ट होगा वो भी लेना है। तो 2 में बड़ी पावर 2 की पावर 3 की है ना, 2 की पावर 3 की बड़ी पावर है यहाँ पे 2 में कॉमन फैक्टर में, तो 8 आ गया। 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 2 का किस्सा खत्म। 5 में देखो सबसे बड़ी पावर 5 का स्क्वायर यानी कि 25, 25 हो गया, 5 का स्क्वायर लेना है। और जो बच क्या गया? 3 बच गया, 3 को भी शामिल करना है। 25 अट्ठे 200, 200 तीये 600, तो एलसीएम कितना आ गया? 600। एक तरीका तो ये है एलसीएम निकालने का। एक तरीका ये भी है कि तुम ऐसा कर लो कि 25 40 और 60 को इस तरीके से भाग विधि से ऐसे भी तो निकालते हैं, ऐसा भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं टाइम बचाना हमें, तो टाइम बचाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई, तुम छोटे नंबर से शुरू करो, 2 से काटना शुरू करो। 25 तो नहीं कटता, ये 20 बार कटेगा, ये 30 बार कटेगा, कटेगा कि नहीं? फिर 2 से काट दो। 25 तो नहीं कटता, ये 10 बार कटेगा, ये 15 बार कटेगा। फिर 2 से काटो, 25 तो नहीं कटेगा, 2 पंजे 10, ये नहीं कटता 15, ठीक है। अब तुम 3 से काटो, 3 से 25 तो नहीं कटा, 3 से 5 भी नहीं कटा, 3 पंजे 15। अब तुम 5 से काटो, 5 पंजे 25, 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 हो गया यहाँ तक। अब फिर तुम 5 से काटो जब तक नीचे 1 1 ना हो जाए, 1 1 1 हो गया। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, इन सब की मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24 पंजे 120, 120 पंजे 600, तो एलसीएम कितना आ गया? 600। तो ऐसे निकाल लो, चाहे फिर ऐसे निकाल लो, चाहे फिर मैंने जो तरीका बताया कि 3 में से पहले 2 नंबर को आसान आसान को पकड़ो, उनका एलसीएम निकाल लो, फिर उसमें देखो कि कितने किस चीज की कमी है, उसकी मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई? तो एलसीएम ऐसे भी निकल सकते हैं, तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये भागफल विधि, भाग विधि हो गया एलसीएम निकालने का, ये गुणनखंड विधि से निकाल लिया हमने। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, तो निकाल लोगे भाई। चले अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, फटाफट करो, फटाफट, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि 32 64 128 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज का मतलब है मिनिमम
मिनिमम सबसे छोटा मिनिमम मल्टीपल है ना, और मिनिमम मल्टीपल को ही हम एलसीएम बोलते हैं। सबसे छोटा सारगुणज यानी कि इनका क्या निकलना है, एलसीएम निकलना है, इन तीनों का एलसीएम। अरे ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 7 है, तो इनका एलसीएम तो 128 ही होगा। इनका एलसीएम तो 128 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। कह रहा कि और सबसे बड़े सार गुणनखंड, सबसे बड़ा सार गुणनखंड का मतलब क्या होता है, बड़ा सार गुणनखंड मतलब एचसीएफ होता है, एचसीएफ। सबसे बड़ा सार गुणनखंड का मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है, क्योंकि गुणनखंड की मतलब बात करेगा तो वो एचसीएफ की बात करेगा, गुणज की बात करेगा तो वो एलसीएम की बात करेगा। जहां पे भी छोटा गुणज होगा वहां पे एलसीएम होगा, जहां पे भी बड़ा गुणनखंड होगा वहां पे हमेशा एचसीएफ होगा। बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब एचसीएफ में हम क्या बोलते हैं कि जो छोटा नंबर होता है, कॉमन फैक्टर की छोटी पावर, तो ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 7 है, तो 2 की पावर 5 लोगे ना, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 5 का मतलब 32। ये एचसीएफ कितना आ गया, 32। क्या कह रहा है कि इनका योगफल बताओ। अरे 128 को 32 के साथ जोड़ दो तो 130 और 160 हो गया ना, तो आंसर क्या हो गया, 160। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर होगी बात। तो इनके एलसीएम को इन्हीं के एचसीएफ के साथ जोड़ना है। एलसीएम 128 आया, एचसीएफ 32 आया, तो 128 और 32 को जोड़ दो तो आंसर 160 आ गया। तो मेरी पिछली क्लास देख लो तुम, बाकी अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा कि एलसीएम कैसे निकलता है गुणनखंड विधि से और एचसीएफ कैसे निकलता है, क्लियर होगी बात। यही चल रही सीरीज, बता दूंगा बाद में, ठीक है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी। क्वेश्चन नंबर 8, 8, 12 और 15 का सबसे छोटा सारगुणज, 64 और 80 का सबसे बड़ा सारगुणज। अच्छा सबसे बड़ा सारगुणज, देखो सबसे बड़ा सारगुणज का मतलब है अनंत की बात कर गया, अनंत इनफाइनाइट कि सबसे बड़ा सारगुणज यानी कि मैक्सिमम मल्टीपल, और किसी भी संख्या का मैक्सिमम मल्टीपल अनंत होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये गलत लिख रहा, तो सबसे बड़ा सार गुणनखंड होगा ये, सबसे बड़ा सार गुणनखंड सब पढ़ देते हैं। ये है भाई सबसे बड़ा गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड बराबर है, सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर है। जल्दी बताओ अब भाई, सार छोटा सार गुणज के मतलब एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। बड़ा सार गुणन का मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एचसीएफ की बात कर रहा है। तो इनके एलसीएम में से एचसीएफ को क्या करना है, घटाना है, क्योंकि माइनस का है साइन, क्लियर होगी बात। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालने के तरीके मैंने तुम्हें बताया ही है। अरे 8, 12 आसान नंबर है, 8, 12 का एलसीएम 24, 24 का मतलब 8 तिये 24, और 15 का मतलब 3 पंजे 15, 24 में 3 छिपा हुआ है, 5 की कमी है, समझ रहे बात को भाई। 8, 12 का एलसीएम 24 है क्या, 24 में 3 8 24 हो गया, और 15 का मतलब 3 पंजे 15 हो गया। तो 24 में 3 तो शामिल है, 5 तो नहीं है, तो 24 में केवल 5 की मल्टीप्लाई करनी, इसका मतलब 5 को शामिल करने के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं, आ गया। तो 24 पंजे 120, तो एलसीएम कितना हो गया, 120। एलसीएम कितना हो गया, 120। भाई अगर नहीं निकल पा रहा है इस तरीके से तो तुम निकाल लो अलग तरीके से, गुणनखंड विधि भी है, भाग विधि भी है, कैसे भी निकाल लो, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि सबसे आसान नंबर 8, 12 दिखाई दे रहा मुझे, हालांकि 12, 15 का एलसीएम 180 भी है, वो सॉरी 120 भी है। 15 और 12 का एलसीएम सीधा गया 120, ठीक है ना, 12 और 15 का, ठीक है। लेकिन पहले तुम 8 और 12 पे काम करो। 8, 12 दोनों आसान से नंबर है, छोटे से नंबर है, तो एलसीएम कितना आ गया 24। 24 में 3 छिपा हुआ है, क्योंकि 15 में 3 होता है, तो 24 में 3 है, 3 8 24। लेकिन 15 में 5 भी तो है, 5 की कमी है, इसका मतलब तो 5 की मल्टीप्लाई कर दी 24 में, 24 पंजे 120, एलसीएम निकल गया। अब इनका क्या निकालना भाई मुझे, 64 और 80 का एचसीएफ निकालना। 64 और 80 का एचसीएफ, अरे 64 का मतलब 2 की पावर 6,
64 का मतलब 2 की पावर 6, 80 का मतलब 16 पंजे 80, यानी कि 2 की पावर 4 गुणा 5। लेकिन हम कॉमन फैक्टर की मिनिमम पावर लेते हैं, इसमें 5 तो शामिल है ही नहीं, 2 की पावर 6 है खाली, ये 2 की पावर 4 गुणा 5 होगा, तो 2 की पावर 4 कॉमन है दोनों में, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो 16 क्या बनेगा एचसीएफ, 16 क्या बनेगा एचसीएफ। बीच में क्या है माइनस का साइन, 120 में से 10 घटाओ 110, 6 और घटा दो 104, खत्म बात, खत्म बात। आई नहीं बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो 120 में से 16 घटा दो, आंसर आ गया 104। कोई डाउट है भाई किसी को, समझ में आ भी रहा कि नहीं है, पूछ लियो, मैंने देखो सारी चीज सिखाई तुम्हें, हालांकि तुम्हें ये चीज पर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा भी दिए थे। अब भी अगर तुम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं तुम पढ़ते नहीं बिल्कुल भी घर पे, ठीक है। तो भाई सरकारी पैसा तभी मिलता है जब मेहनत करते हो, ऐसा नहीं मिलता कि हलवा है ठाया और खा लिया। चलो 36, 60 और 72 का सबसे छोटा सारगुणज, सबसे छोटा सारगुणज यानी कि एलसीएम की बात कर रहा है, ठीक है। 18, 45 और 36 का सबसे बड़ा सारगुणनखंड यानी कि एचसीएफ की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही, तो ये कह रहा कि बीच में भाग का निशान भी है, यानी कि एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना है, ठीक है, एलसीएम को एचसीएफ से भाग देना है, इसका मतलब ये हुआ। तो 36, 60 और 72 का सबसे छोटा बोला एलसीएम निकालना, तो तुम एक काम करो, 2 नंबर पकड़ो पहले, 36 और 72 को देख के 36 दूनी 72 याद आया, तो 36 का और 72 का एलसीएम तो खुद 72 ही होगा, 72 ही होगा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 72 का मतलब है 12 छिक 72, 72 का मतलब है 12 छिक 72, और 60 का मतलब है 12 पंजे 60, है कि नहीं है। तो 72 में 12 छिपा हुआ है क्या, 12 छिक 72 और 12 पंजे 60, तो 72 में 12 तो है, 72 में 5 नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो इसका मतलब 5 की कमी है, तो 72 में 5 को और बिठा दो, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया एलसीएम, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 36, 360 आ गया एलसीएम। अरे तीनों का एलसीएम निकाल लिया हमने 360, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब भाग करना है 18, 45, 36 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर जो 18, 45 और 36 दोनों को काट दे, तो भाई इसमें 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, मुझे तो तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर 9 ही दिख रहा, तो एचसीएफ कितना आ गया 9 आ गया क्या एचसीएफ, तो एलसीएम को एचसीएफ से भाग दे दो, 9 चौक 36, 40 आंसर आ गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन आंसर है 40। आई नहीं बात समझ में, तो एलसीएम हमारा 360 था, एचसीएफ हमारा 9 है, तो 360 को 9 से डिवाइड कर दो, 9 चौक 36 यानी कि 40, ठीक है। एलसीएम निकालने का मैंने ये तरीका तुम्हें अब बताया क्वेश्चन के साथ, लेकिन मैंने गुणनखंड विधि सब पढ़ाई तुम्हें किस तरीके से निकलता है, भाग विधि भी बताई मैंने तुम्हें। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम बड़े तरीके से एलसीएम निकाल लोगे कि छोटे तरीके से निकाल लोगे, अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम प्रैक्टिस कितनी करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो तुम इस तरीके से भी निकाल सकते हो, बाकी भागफल विधि और गुणनखंड विधि तुम्हें बताई दी गई मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने, बताओ जरा इसका आंसर। कह रहा कि 15, 21 और 36 का सबसे छोटा सारगुणज, सबसे छोटा सारगुणज का मतलब एलसीएम, माइनस 18, 20, 30 का सबसे छोटा सारगुणज, सारगुणज ही पूछ रहा है यहाँ पे भी, एलसीएम ही पूछ रहा है क्या, तो दोनों तरफ एलसीएम और बीच में माइनस है, यानी कि दोनों का एलसीएम और बीच में माइनस है, बात समझ में आ रही क्या, ठीक है। तो 15, 21, 36 का एलसीएम निकालना भाई, तुम्हें क्या निकालना है एलसीएम, तो 15 का मतलब क्या होगा बताओ जल्दी, 15 का मतलब क्या होगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 21 का मतलब 3 7 21, 36 का मतलब 9 चौक 36, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम ही तो निकालना, तो कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर, कॉमन फैक्टर 3, 3 ही तो है सब जगह, 3 की पावर 2 यानी कि 9 आएगा, और जो बच गया उसको साथ में लेना, 2 का स्क्वायर बच गया यानी कि 4 भी बच गया, और 5 गुणा 7 भी बच गया, 5 गुणा 7 बच गया, बोलो बात समझ में आई क्या। तो यानी कि 5 चौक 20 और 9 दूनी 18, 180, 180 18 7 126, यानी कि 1260। एलसीएम कितना आ गया भाई 1260 आ गया यहाँ पे एलसीएम, बोलो बात समझ में आई क्या, एलसीएम कितना आ गया 1260। अरे 15 को तोड़ दिया 3 पंजे 15, 21 को तोड़ दिया 3 7 21,
36 को तोड़ दिया, 9 चौक 36, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 हो गया। एलसीएम के बारे में बताया था कि कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लो, तो कॉमन फैक्टर सब जगह 3 ही दिखाई दे रहा और तो नहीं दिख रहा, तो 3 की पावर 2 9 आवेगा, और जो बच गया उसको भी साथ में लेना होता है। तो 2 बचा हुआ है, कॉमन फैक्टर तो नहीं है लेकिन 2 का स्क्वायर तो बचा हुआ है ना, तो 4 पूरा लिखोगे, 5 7 भी बचा है वो लिख दिया पूरा, मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 1260, एलसीएम निकल गया, ऊपर लोगा, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? ठीक है। अब मैं इसी तरीके से बात करूं 18 20 30 का एलसीएम, अरे 20 30 का एलसीएम 60 हो गया। अब 60 में देखो 18 18 क्या क्या मौजूद नहीं है 60 में, बोलो भाई। 18 का मतलब 9 दूनी 18 और 60 का मतलब 20 थी 60, तो एक 3 की कमी है, इसका मतलब 180 आ गया। कितना आ गया 180। ऐसा नहीं निकालते तुम, ऐसे निकाल लो, 18 का मतलब 2 में 18, 2 गुना 3 का स्क्वायर है भाई, और 20 का मतलब 4 पंजे 20, 2 का स्क्वायर गुना 5, 30 का मतलब 5 छंग 30, 5 छंग 30 यानी कि 2 गुना 3 गुना 5, 5 छंग 30। अरे 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर यानी कि 4, 2 है ना सब जगह, और 3 में बड़ी पावर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और 5 गुना 5, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 180 एलसीएम आ गया। तो यहां पे कितना आ गया एलसीएम इनका 180। बोलो बात समझ में आ रही क्या? एलसीएम आ गया 180, बीच में माइनस है, 1260 में से 180 घटा दो तो 0, ठीक है ना। तो 16 में से 8 गए 8, 80 यहीं पे दिख रहा है तुम्हें, और तो कहीं नहीं, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, यही है। तो 1260 में से 180 घटाओगे 1080 आ गया। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत किसी को? तो तुम्हें सब कुछ तरीका पता है, अब तुम्हें देख लो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बस, कोई दिक्कत तो नहीं। एचएफएल से में से जरूर 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलने वाला है, ठीक है। जितने में वो क्वेश्चन करा ना इन्हीं को पढ़ लो, इनमें से मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है, बाकी कल क्वेश्चन करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन है तुम कर लियो, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनके 2 क्लास और मिनिमम लगेगी इसकी प्रैक्टिस कराने में, फिर ये चैप्टर खत्म, फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद जय भारत।